हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 3 मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सबसे पहला पार्ट है पुरुष जनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो इनकी लोकेशन कहाँ पाया जाता है, क्या फंक्शन होता है, कितने पार्ट्स होते हैं, इनकी जो सहायक नलिकाएं होती हैं उनके क्या नाम्स हैं, या फिर जो इनकी सहायक ग्रंथियां हैं वो क्या हैं, इन सब के बारे में पहले जानना ज़रूरी होता है। तो जब आप इनके पार्ट्स समझ जाएंगे, इनकी हेल्पिंग या असेसरी डक्ट के बारे में जान जाएंगे, असेसरी ग्लैंड्स के बारे में जान जाएंगे, तब आप उनके फंक्शंस को भी आसानी से समझ लेंगे। अब हम यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पुरुष जनन तंत्र, देन हम आएंगे मादा जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। तो सबसे पहली हेडिंग होगी आपकी इस चैप्टर की पुरुष जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके, ये आपको नोट करना है। देन है क्या, समझो इसको। पुरुषों में एक जोड़ी वृषण प्रमुख जननांग होते हैं। वृषण का मतलब हो गया टेस्टिस, ठीक है। तो एक जोड़ी जो वृषण होता है, वन पेयर, ये गोले आकार के जो अंड होते हैं इन्हें ही वृषण बोला जाता है। तो ये जो एक जोड़ी वृषण होता है, टेस्टिस होता है, यही सबसे मुख्य इनका जनन अंग माना जाता है, किसका, पुरुषों का। इसके अतिरिक्त शेष सहायक जननांग होते हैं, ठीक है। वृषण को छोड़कर जितने भी होते हैं, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, एक जोड़ी वृषण, इनको छोड़कर जो भी होते हैं वो हेल्पिंग होते हैं यानी कि वो सहायक जनन अंग कहलाते हैं। पुरुषों के जननांगों का वर्णन निम्न भागों में किया जा सकता है। तो आपको जानना है कि कौन कौन से जनन अंग हैं। तो सबसे पहला अगर हम देखेंगे तो जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम और स्क्रोटल सैक, वृषण कोश, जिसके अंदर ये दो अंड रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से बना होता है। तो ये जो है इस पूरे को बोला जाता है वृषण कोश यानी कि सेक्रोटम। दूसरा है वृषण टेस्टिस, इसके अंदर जो ये अंड है उसको बोला जाता है वृषण या टेस्टिस। तीसरा है अधिवृषण, जिसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस, ठीक है। चौथा है नर जनन वाहिनियाँ या शुक्र वाहिनियाँ, जिसको बैस डिफरेंस बोला जाता है। ये बैस डिफरेंस इसी में ही आपका लोकेटेड होता है। फिफ्थ है मूत्र मार्ग तथा शिश्न, यूरेथ्रा एंड पेनिस। सहायक जनन ग्रंथियां भी कुछ हैं जिसे हम एसेसरी सेक्स ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। और कितनी हैं कुल सहायक जनन ग्रंथियां, तो अगर मेल यानी पुरुष लिंग की सहायक ग्रंथियों की बात की जाए तो कुल 3 जोड़ी होती है यानी कि 3 पेयर्स होते हैं। सबसे पहला होता है शुक्राशय, ये एक जोड़ी होता है यानी कि 1 पेयर में होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल, आप इसको नोट कर सकते हैं, सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। ये होता है शुक्राशय को बोलते हैं, एक जोड़ी होता है। प्रोस्टेट ग्रंथियाँ, ठीक है, पुरुष ग्रंथि बोलते हैं इसको, ये भी एक जोड़ी होता है। और तीसरा है इसको काउपर बोलते हैं या फिर आप बोल सकते हो बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियाँ, ठीक है। बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियाँ जो होती हैं ये भी एक जोड़ी होती हैं जो चिपचिपे पदार्थ को स्रावित करती हैं। तो ये 3 तरीके की सहायक जनन ग्रंथियाँ पुरुषों में पाई जाती हैं। क्लियर हो गई आपको, तो ये नोट कर लेना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेल सेक्स असेसरी डक्ट की, यानी पुरुष लिंग में सहायक नलिकाएं कौन कौन सी होती हैं, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे, यहीं पर नोट करा देती हूँ। 4 जोड़ी यानी कि 4 पार्ट ऑफ डक्ट पाए जाते हैं। नलिका के 4 भाग होते हैं। एक होता है वृषण नलिका, जिसको इंग्लिश में अगर नोट करना है तो वो लिख सकता है वृषण नलिका की जगह पर रेटी टेस्टिस, ठीक है। दूसरा है शुक्र वाहिनियाँ को इंग्लिश में बोलते हैं वैसा इफरेंसिया, ठीक है, वैसा इफरेंसिया, और हिंदी में इसको बोलते हैं शुक्र वाहिनियाँ का मतलब होता है कि ये क्या है, एक तरीके से नसें हैं जो इसको कैरी कर रही हैं। दूसरा हो गया। तीसरा होता है अधिवृषण, जिसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस, ठीक है, एपिडिडाइमिस अधिवृषण हो गया। और चौथा हो गया वास डिफरेंस, जिसको बोलते हैं शुक्रवाहक। तो ये 4 हो गए। वृषण नलिका हो गई पहला, वृषण नलिका।
दूसरा शुक्रवाहिनियाँ, तीसरा अधिवृषण और चौथा शुक्रवाहिका या शुक्रवाहक। ठीक है, ये 4 पार्ट हो गए जो पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के होते हैं। तो 4 तरीके के पुरुष लिंग सहायक नलिकाएं हैं। मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट आपको कैसे लिखना है, तो आपको लिख देना है कि पुरुष लिंग सहायक नलिकाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं, इन चारों के नाम लिख देने हैं। इसी तरीके से आपको लिखना है पुरुष लिंग की सहायक ग्रंथियाँ कुल 3 जोड़ी होती हैं और आपको फिर इन तीनों के नाम लिख देने हैं। ठीक है, और कुछ सहायक अंग जो भी भाग हैं, ये सारे पार्ट हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहली हेडिंग आपको वृषण कोश की दिख रही है, तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वृषण कोश के बारे में, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ स्क्रोटम। तो आपको यहाँ साइड में ही देखने को मिल जाएगा स्क्रोटम की संरचना। ठीक है, भ्रूणावस्था में भ्रूणीय वृक्कों, जिसको हम बोलते हैं मिसेनोक्रेस के निकट पश्च उदरावरण से विकसित होकर 2 वृषण उदर गुहा में उभरे होते हैं। तो लोकेशन पूछा जाए कि कहाँ पर पाया जाता है, तो आप बोलेंगे यह श्रोणि क्षेत्र में, यानी कि पेल्विक ग्रिडल में पाया जाता है। श्रोणि क्षेत्र में क्या बोलेंगे आप, श्रोणि। एक अंश मेखला होती है, एक श्रोणि मेखला होती है। तो जो हमारा पेट के ऊपर का भाग होता है अंश मेखला होता है, उसके नीचे का भाग श्रोणि मेखला होता है। इसी को श्रोणि क्षेत्र बोला जाता है। और इसी श्रोणि क्षेत्र में ही क्या पाया जाता है, स्क्रोटम पाया जाता है। ठीक है, इसी के अंदर ही स्थित होता है एक जोड़ी वृषण। तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य के शरीर में एक जोड़ी वृषण उपस्थित होता है जो शरीर के बाहर स्थित होता है। कहाँ पर होता है, ये बॉडी के बाहर होता है। जबकि जो फीमेल बॉडी होती है उसमें जो ओवरीज होती हैं, अंडवाहिनियाँ होती हैं उनमें, यानी कि जो अंडाशय होता है उनका, वो बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, ये हो गया। ताकि इसका ताप शरीर के ताप से 2 से 8 डिग्री ताप कम रहे। यानी कि अगर हम बात करते हैं इस वृषण कोश की, जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं, तो ये वृषण कोश का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ठीक है, और ये जो टेस्टिस होता है, यानी कि जो ये टेस्टिस होता है, अंड होता है, वृषण होता है, ये कहाँ पर होता है, तो ये एक थैली में होता है उदर, यानी कि पेट के ऊपर एक थैली में होता है। पेट के ऊपर का मतलब हो गया श्रोणि क्षेत्र में पाया जाता है, उदर के नीचे थोड़ा सा, तो वहाँ पर पाया जाता है और एक थैली में होता है। यहीं से ही स्पर्म, ठीक है, बनता है। वृषण से ही स्पर्म जनरेट होता है और ये वृषण कोश में स्क्रोटम में होता है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें कि इसका लेंथ कितना होता है, तो आप बताएंगे कि ब्रेथ में बताएंगे कि चौड़ाई कितनी होती है, तो 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ होती है। ठीक है, 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, लंबाई होती है। और चौड़ाई अगर आपसे पूछे तो 2 से 3 सेंटीमीटर तक इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, तो ये दोनों ही याद रखना है, लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। किसकी, टेस्टिस की। किस शेप में होते हैं ये, तो अंडे के शेप में होते हैं, ओवल शेप में होते हैं। टेस्टिस में डिफरेंट कच्च होते हैं, यानी कि जो टेस्टिस है, ये जो अंड के शेप में है ये वृषण, इसमें बहुत कच्च होते हैं। कच्च का मतलब इसमें ब्लॉक्स होते हैं जिन्हें टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स बोला जाता है, यानी कि वृषण पालिका बोला जाता है। क्लियर हो गया। और इसी में ही स्पर्म बनता है, इसीलिए हम इसको मेल स्पर्म या मेल जर्म सेल भी कहते हैं। स्पर्मेटोजेनिया भी बोला जाता है, स्पर्म बनाती है ये। और दूसरा जो सेल होता है वो होता है सर्टोली सेल्स, ठीक है, जो स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का कार्य करती है। तो हमने क्या बोला कि इसमें डिफरेंट टाइप के कच्च पाए जाते हैं जिसको हम वृषण पालिका बोलते हैं। और ये 2 तरीके की सेल यानी कि कोशिका का निर्माण करता है। पहला सेल होता है स्पर्म सेल जो कि स्पर्म बनाती है, और दूसरा होता है सर्टोली सेल जो कि स्पर्म को न्यूट्रिशन देती है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आपको समझना है। दिखाया गया है स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, यानी कि पुरुष जनन तंत्र जो भी है इसका संरचना किस तरीके से होता है वो आपको दिखाया गया है। तो क्या क्या पॉइंट्स इसमें है ये देख लेंगे हम सबसे पहले। जैसे ये है आपका स्क्रोटम, ठीक है, ये क्या है, स्क्रोटम है। इसी स्क्रोटम के अंदर ही ये टेस्टिस हो गया, ये पेनिस हो गया, ठीक है, ये भी टेस्टिस हो गया, ये डक्ट वस डिफरेंस है। और 3 जोड़ी जो सहायक ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो सबसे ऊपर वाली ये है आपकी शुक्रवाहिनियाँ, और आपकी ये है सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स इनको बोलते हैं शुक्राशय,
और दूसरा है ये दोनों ही तरफ आपको देखने को मिल रहा है, तो ये होता है जोड़े में, तो यानी कि वन पेयर प्रोस्टेट ग्लैंड जिसको पुरुष ग्रंथि कहते हैं। और तीसरा हो गया बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड यानी कि इसको हम बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। ठीक है, ये क्या करता है, जो ये ग्रंथि है ये चिपचिपे पदार्थ को स्रावित करता है। और जो सेमिनल वेसिकल ग्रंथि है जो ये ऊपर है शुक्राशय, ये क्या होता है, इसमें डक्ट होता है जो थोड़ी देर के लिए स्पर्म को स्टोर करने का कार्य करता है। ठीक है, और ये सिक्रेट करता है क्या, सेमिनल प्लाज्मा को, यानी कि शुक्रिय प्लाज्मा को भी सिक्रेट करने का काम किसका होता है, सेमिनल वेसिकल्स को। तो ये आगे मैं लिखवाऊंगी तीनों ग्रंथियाँ क्या हैं आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाकर दिखा देना है। और इधर आपको ये छोटा सा ये दिखाया गया है स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर ये वृषण पिंड है, ये आपको अंतनाली कोशिकाएं दिख रही हैं और 1 से 3 शुक्रजन नलिकाएं दिखती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से स्क्रोटम के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर आप इसमें नोट्स बनाएंगे और इस तरीके से आप इसे लिखेंगे। प्रत्येक वृषण में 250 वृषणीय पिंडक पाए जाते हैं जिसमें 1 से 3 शुक्रजन नलिकाएं पाई जाती हैं एवं प्रत्येक शुक्रजन नलिकाओं में 2 कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने दिखाया यहाँ पर आपको ये पॉइंट। ठीक है, इसमें क्या दिखाया, वृषण पिंड दिखाया है और वृषण पिंड के अंदर अंतनाली कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसमें 1 से 3 शुक्रजन नलिकाएं पाई जाती हैं। तो यही पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना है। और जितनी भी ये शुक्रजन नलिकाएं हैं जो 1 से 3 पाई जा रही हैं, इनमें 2 कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। पहली कोशिका को हम बोलते हैं शुक्रजन कोशिका और दूसरे को बोलते हैं सर्टोसी कोशिका। ठीक है, अभी जो इसके पहले हमने बताया था कि जो शुक्रजन नलिकाएं होती हैं उनमें कोशिकाएं होती हैं शुक्रजन कोशिका। ठीक है, और ये इसका काम क्या होता है शुक्रजन कोशिका का, इसको स्पर्मेटोजेनिया भी बोला जाता है, यानी कि ये स्पर्म बनाने का कार्य करती हैं, ये वीर्य को बनाती हैं। ठीक है, जबकि जो सर्टोली कोशिका है ये क्या करती है, स्पर्म को, यानी जो ये स्पर्म बना रहा है इसको न्यूट्रिशंस देने का कार्य करती है, इसको पोषण देने का कार्य करती है। कौन कोशिका, सर्टोसी कोशिका। ठीक है, तो ये दोनों ही याद रखना है, दोनों ही कोशिकाएं कहाँ पर पाई जाती है, शुक्रजन नलिकाओं में पाई जाती हैं। देन आपको आगे लिखना है, शुक्रजन कोशिका में नर युग्मक का निर्माण होता है और सर्टोसी कोशिका में इन नर युग्मकों को पोषण प्रदान करती है, यानी वही जो मैंने आपको समझाया वही यहाँ पर लिखा हुआ है। वृषण पिंडक में शुक्रजन नलिका के खाली स्थानों के बीच अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं जो नर हार्मोन को स्रावित करती हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि ये अंतराली कोशिकाएं पाई जा रही हैं जो ये क्या करती हैं, नर हार्मोन को स्रावित करती हैं। नर हार्मोन कौन सा हो गया, तो नर हार्मोन हो गया टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हो गया जो कि नर हार्मोन कहलाता है और ये मेलनेस को बढ़ाता है, यानी पुरुष को बढ़ाता है ये, जिसका नाम है अधिवृषण अर्थात एपिडिडाइमिस की संरचना एवं कार्य। ठीक है, तो अधिवृषण क्या होता है, तो ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये है संरचना अधिवृषण की, जिसमें आपको हेड भी दिखाई दे रहा है, टेल भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, और बीच का पार्ट भी दिखाई दे रहा है, ये स्प्राउटम के आसपास पूरा ये स्क्राउटम के। ठीक है, तो इस तरीके से ये है पूरा का पूरा अधिवृषण यानी कि एपिडिडाइमिस की संरचना। तो ये आपको बना लेना है अपनी कॉपी में। ठीक है, अब हम इसको नोट कर लेते हैं। एपिडिडाइमिस नलिका लगभग 6 मीटर लंबी होती है। यह अधिक कुंडलित होकर वृषण के पश्च तल पर फैली लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी व चपटी सी अल्प विराम कौमा की आकृति की संरचना होती है जिसे अधिवृषण कहते हैं। अधिवृषण 3 भागों में विभेदित होता है। ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर ही, क्लियर। तो इस तरीके से आप इन्हें देख सकते हैं, ये पूरा अधिवृषण की एक संरचना हो गई जिन्हें आपको समझना है। तो इसमें आपको शीर्ष भाग भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, इधर आपको टेल भाग दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा ये। ठीक है, नीचे वाला पोर्शंस जो है जिसको हम बोलते हैं पुच्छ भाग, ऊपर ये पूरा हो गया आपका शीर्ष भाग। फिर हो गया एपिडिडाइमिस काय। ठीक है, एपिडिडाइमिस काय ये जो बीच वाला पोर्शंस हो गया, यानी कि पूरा एपिडाइमिस बॉडी हो गई, तो ये हो गया क्लियर। तो ये बीच वाला पार्ट हो गया। तो इस तरीके से तीनों पार्ट हमको दिखाई दे रहा है, शीर्ष भाग, पुच्छ भाग और बॉडी पार्ट। ठीक है, इसका तो 3 भाग हो गए। तो जो पहला भाग है शीर्ष भाग, ये सबसे मोटा और वृषण के ऊपरी भाग पर ढका होता है।
अपवाहक नलिकाएं इसी भाग में खुलती हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर एपिडाइमिस का कार्य हम देखते हैं, तो यह भी पतला व चपटा मध्य भाग और वृषण की पृष्ठ सतह पर फैला रहता है, जैसा कि आपको ये दिख रहा है। ठीक है, आप देखेंगे तो ये बीच वाला जो पार्ट आ रहा है आपका, ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये कैसा है, पतला है और चपटा है और मध्य भाग है और वृषण की पृष्ठ सतह पर ये फैला रहता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे पुच्छ भाग, या पतला और वृषण के निचले भाग पर ढका रहता है। ठीक है, तो आप प्रॉपर इसकी नोट्स बना लेंगे। अधिवृषण में सिर्फ आपको इतना पॉइंट लिखना है, अधिवृषण या एपिडिडाइमिस की संरचना एवं कार्य में आपको ये डायग्राम बनाना है और आपको इतने पॉइंट्स नोट कर लेने हैं। ठीक है, फिर आता है कार्य। कार्य क्या होता है, एपिडिडाइमिस का कार्य क्या होता है, ये लिख लेना है। इस नलिका में शुक्राणुओं का पूर्ण परिपक्वन होता है, अर्थात यह गतिशील होकर अंडाणु का निषेचन करने योग्य हो पाते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हमने पढ़ लिए। सबसे पहला हमने पढ़ा स्क्राउटम यानी वृषण कोश के बारे में, दूसरा हमने पढ़ा एपिडिडाइमिस यानी कि हमने पढ़ा यहाँ पर वृषण कोश के बाद दूसरा पॉइंट पढ़ा एपिडिडाइमिस, जिसको बोला जाता है अधिवृषण। ठीक है, अब तीसरा हम पढ़ेंगे नर जनन वाहिनियाँ या जिनको शुक्र वाहिनियाँ बोला जाता है। ठीक है, तो शुक्र वाहिनियों की संरचना या फिर नर जनन वाहिनियाँ जिसको वैसा इफरेंसिया बोला जाता है। ठीक है, तो वैसा इफरेंसिया आपको दिखाई देगा। ये भी किसका पार्ट है, वाशा इफरेंसिया यानी कि शुक्र वाहिनियाँ किसका पार्ट है, ये तो पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं में ही पाया जाता है। ठीक है, तो सहायक नलिकाओं में अधिवृषण यानी एपिडिडाइमिस के साथ साथ आपको शुक्र वाहिनियाँ भी देखने को मिलती हैं। तो ये हो गया पुच्छ भाग या काडा। एपिडिडाइमिस में पहुंचकर एपिडिडाइमिस नलिका कम कुंडलित तथा कुछ मोटी हो जाती है और अंत में बिल्कुल सीधी होकर शुक्र वाहिनी के रूप में अधिवृषण अर्थात एपिडिडाइमिस से बाहर निकलती है। इसमें शुक्राणु कई महीनों तक संग्रहित रह सकते हैं। ये तक लिख लेना। ठीक है, शुक्रवाहिनी लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। शुक्रवाहिनी शुक्राणुओं को ले जाने में सहायता प्रदान करती हैं। तो आपको इतना लिखना है शुक्रवाहिनियों के बारे में, और डायग्राम आपको ये मैं नीचे दिखा दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ से आप डायग्राम देख सकते हैं। ये इसी डायग्राम में ये आपको दिख रहा है पूरा का पूरा वैसा इफरेंसिया। ठीक है, तो यही है वैसा इफरेंसिया और ये हो गया आपका डेफिनेशन पूरी। ठीक है, तो पुच्छ भाग या कैडा एपिडाइमिस में पहुंचकर एपिडिडाइमिस नलिका कम कुंडलित तथा कुछ मोटी हो जाती हैं और अंत में बिल्कुल सीधी होकर शुक्रवाहिनी के रूप में अधिवृषण अर्थात एपिडाइमिस से बाहर निकलती हैं। इसमें शुक्राणु कई महीनों तक संग्रहित रह सकते हैं। शुक्रवाहिनी कितनी लंबी होती है, तो 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। और कार्य क्या होता है इसका, तो इसका कार्य होता है स्पर्म को यानी शुक्राणुओं को ले जाने में ये सहायता प्रदान करती हैं। ठीक है, फोर्थ है जिसको बोला जाता है मूत्र मार्ग तथा शिश्न की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा एंड पेनिस। तो आपने ये देखा था, तो इस तरीके से ये संरचना जो दिखती है आपको, ठीक है, यही कहलाती है पूरा का पूरा पेनिस। ठीक है, तो ये हो गया। और स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा क्या होती है, यूरेथ्रा ये ऊपर वाला पार्ट, फिर इधर से ये जो आता है। ठीक है, तो ये हो गया पेनिस। अब यही है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, मूत्र मार्ग लगभग 20 सेंटीमीटर लंबे नाल के रूप में होता है जो मूत्राशय से प्रारंभ होकर पुरुष के शिश्न शिखर पर मूत्रजनक क्षेत्र द्वारा बाहर खुलता है। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः निम्नलिखित 3 भागों में खुलता है। तो 3 भाग कौन कौन से हो गए, तो ये तीनों ही ग्रंथियां हो गई, जो इसकी सहायक ग्रंथियां हैं पुरुष लिंग की, वो हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा ये वाला भाग दिखाई दे रहा होगा, ये यूरेथ्रा हो गया पूरा, और ये हो गया पेनिस वाला पूरा पार्ट। इसी नलिका के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इसी के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर आपको ये इसमें 3 दिखाई दे रहे हैं, 3 ग्रंथियाँ। एक हो गया सेमिनल वेसिकल, दूसरा प्रोस्टेट और तीसरा बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियाँ दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो ये हो गया, इसको आपको नोट कर लेना है इस तरीके से। मूत्र मार्ग तथा शिश्न की संरचना में नोट कर लेना है, 20 सेंटीमीटर लंबे नाल के रूप में होता है। मूत्राशय से प्रारंभ होकर पुरुष के शिश्न शिखर पर मूत्रजनन छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः निम्नलिखित 3 भागों में खुलता है। एक होता है प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, दूसरा होता है मेम्ब्रेनिक यूरेथ्रा और तीसरा होता है पेनाइल और स्पॉन्जी यूरेथ्रा। ठीक है, तो प्रोस्टैटिक मूत्र मार्ग, झिल्लीय मूत्र मार्ग और शिश्नीय मूत्र मार्ग, ये 3 भाग होते हैं किसके, इस मूत्र मार्ग की। ठीक है, तो 3 भागों में खुलता है। तो सबसे पहला जो है प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग,
यह मूत्रमार्ग लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा प्रारंभिक भाग होता है जो प्रोस्टेट नामक बड़ी ग्रंथि से होकर गुजरता है। दोनों ओर की स्खलन नलिकाएं इसी में आकर खुलती हैं। ठीक है, तो जो हमने देखा था सेकंड ग्रंथि कौन सी थी, प्रोस्टेट ग्रंथि थी, तो इसी से होकर ये पास होती है। ठीक है, और ये सबसे प्रारंभिक भाग होता है मूत्रमार्ग का। तो यह मूत्रमार्ग का लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा प्रारंभिक भाग होता है जो प्रोस्टेट नामक बड़ी ग्रंथि से होकर गुजरता है। दोनों ओर की स्खलन नलिकाएं इसी में आकर खुलती हैं। दूसरा है झिल्लीय मूत्रमार्ग। यह लगभग 3 सेंटीमीटर लंबा होता है और प्रोस्टेट ग्रंथि तथा शिश्न के बीच में स्थित एक पेशीय तंतु पट से बेधता हुआ शिश्न में खुलता है। इस पेशीय तंतु पर पट को मूत्रजनन तंतुपट कहते हैं। इसमें से गुजरते समय झिल्लीय मूत्रमार्ग में दोनों ओर छोटी सी बल्बोयूरेथ्रल या काउपर की ग्रंथियां भी खुलती हैं। तो जो तीसरी ग्रंथि थी हमारी सहायक ग्रंथियों में, वो थी बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि जो कि चिपचिपे पदार्थ को स्रावित करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ही आकर खुलती है झिल्लीय मूत्रमार्ग। तो हम ये बोलेंगे कि यह लगभग 3 सेंटीमीटर लंबा होता है और प्रोस्टेट ग्रंथि तथा शिश्न के बीच में स्थित होता है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि ये बीच वाली ग्रंथि थी, फिर थी ये आपकी बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि और ऊपर थी सेमिनल वेसिकल ग्रंथि। तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि से स्टार्ट होता है और ये जो शिश्न का पार्ट है, शिखर है, यहाँ तक होता है। पेशीय तंतु होता है ये एक तरीके से, और पेशीय तंतुपट को मूत्रजनन तंतुपट भी कहा जाता है। इसमें से गुजरते समय झिल्लीय मूत्रमार्ग में दोनों ओर छोटी सी बल्बोयूरेथ्रल काउपर की ग्रंथियां भी खुलती हैं। फिर है शिश्नीय या स्पंजी मूत्रमार्ग। यह मूत्रमार्ग का अंतिम लगभग 16 से 17 सेंटीमीटर लंबा होता है। वह भाग है जो शिश्न से होकर गुजरता है। तो इस तरीके से आपको मूत्रमार्ग के इन तीनों भागों को लिख देना होगा। ठीक है, तो याद रखना है, इस तरीके से 4 पार्ट पढ़ लिए हमने। और आपका ये जो नर जनन तंत्र है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से आप इसके नोट्स बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी संरचना भी आपसे पूछ ली जाती है, इससे लिखने के लिए भी आ जाता है, या इनके पार्ट बीच बीच में कुछ भी आ सकता है। जैसे शिश्न की संरचना आ गई, नर जनन वाहिकाओं की संरचना आ गई, एपिडिडाइमिस की संरचना आ गई, तो कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं आपके, तो आपको इन्हें नोट कर लेना है। 5वां है पुरुषों की सहायक जनन ग्रंथियां। तो सहायक जनन ग्रंथियों की बात की जाए तो इसमें कुल 3 प्रकार की जनन ग्रंथियां हैं। सबसे पहली है शुक्राशय, जिसे सेमिनल वेसिकल्स बोला गया। तो प्रत्येक शुक्रवाहिनी सीधे मूत्र मार्ग से में खुलने के बजाय अपनी ओर के शुक्राशय की छोटी सी वाहिका में खुलती हैं। ठीक है, तो जो शुक्रवाहिनियाँ होती हैं, ठीक है, जिनका नाम है वैसा एफरेंसिया, तो वो सीधे सीधे मूत्रमार्ग में ना खुलकर कहाँ पर खुलती हैं, तो ये शुक्राशय में यानी कि सेमिनल वेसिकल्स की छोटी सी वाहिका में खुलती हैं। प्रत्येक शुक्राशय मूत्राशय के पीछे स्थित लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी थैलीनुमा संरचना होती है। इसमें शुक्राणुओं का संचय नहीं होता है, मीन्स इसमें स्पर्म को स्टोर नहीं किया जाता है, वरन यह एक पीले से क्षारीय एवं चिपचिपे तरल का स्रावन करने वाली ग्रंथि है। ठीक है, यानी कि जो सेमिनल वेसिकल्स है ये सुक्रिय प्लाज्मा, जो सुक्रिय प्लाज्मा है जिसको सेमिनल प्लाज्मा का नाम दिया जाता है, इसे ही बोला जा रहा है यहाँ पर कि यह एक पीले से क्षारीय एवं चिपचिपे तरल का स्रावन करने वाली ग्रंथि होती है। और ये जो पीला सा क्षारीय और चिपचिपा तरल पदार्थ है इसे बोला जाता है सुक्रिय प्लाज्मा। क्या बोलते हैं इसको? सुक्रिय प्लाज्मा बोला जाता है, सुक्रिय प्लाज्मा बोला जाता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेंगे। स्खलन के समय दोनों शुक्राशय संकुचित होकर इस तरल को मुक्त करते हैं। यह तरल पुरुष के वीर्य का लगभग 60% अंश बनता है। ठीक है, यानी जो स्पर्म होता है तो स्पर्म का 60% पार्ट कौन सा होता है? यही सेमिनल प्लाज्मा होता है, सुक्रिय प्लाज्मा होता है, जो कि सीक्रेट होता है कहाँ से? तो ये एक जोड़ी शुक्राशय से। दूसरा है प्रोस्टेट ग्रंथि। यह मूत्र मार्ग के आधार भाग के चारों ओर स्थित सिंघाड़े की आकृति की एक बड़ी एवं सघन ग्रंथि होती है। स्खलन के समय यह ग्रंथि एक सफ़ेद से हल्के अम्लीय तरल का स्रावन करती है। अभी हमने इसके पहले सेमिनल वेसिकल्स में क्या देखा था कि एक पीले रंग के क्षारीय पदार्थ का स्रावन करती है, जबकि यहाँ पर स्खलन के समय यह ग्रंथि एक सफ़ेद से हल्के अम्लीय तरल का स्रावन करती है, जो वीर्य का यानी कि स्पर्म का लगभग 25% अंश बनाता है। तो स्पर्म का 65% पार्ट क्या हो गया? तो सेमिनल प्लाज्मा, सुक्रिय प्लाज्मा हो गया, जो पीले रंग का क्षारीय पदार्थ है, चिपचिपा है, प्लस 25% इसमें आपने देखा 25% क्या हो गए? प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाली सफ़ेद रंग की हल्की अम्लीय तरल पदार्थ हो गया।
ठीक है। तो इस तरीके से 90% स्पर्म का मिल गया कि इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि शुक्राणुओं को सक्रिय बनाने में मदद करती हैं, यानी कि जो स्पर्म होता है उसको ये क्या करती हैं, एक्टिव बनाने में हेल्प करती हैं, जिससे शुक्राणु मादा की योनि से गर्भाशय और फिर अंडवाहिनी में जा सकें। ठीक है। फिर आता है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियाँ, ये सबसे लास्ट होगा आज का। यह प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे मूत्र जनन तंतुपट में मूत्र मार्ग के दाएं बाएं स्थित एक एक छोटी छोटी अंडाकार सी ग्रंथि होती है और इसी में खुलती हैं। ये गाढ़े पारदर्शी एवं चिपचिपे क्षारीय तरल का स्रावन करती हैं। ठीक है, यानी कि एक लिब्रिकेंट या एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित करती हैं ये। मैथुन उत्तेजना के समय इस तरल की एक बूंद निकलकर मूत्र मार्ग को क्षारीय एवं चिकना बनाती है, ताकि शुक्राणुओं के मार्ग में मूत्र त्याग की अम्लीयता समाप्त हो जाए और मार्ग चिकना भी हो जाए। मादा की योनि को चिकना बनाकर यह तरल मैथुन को भी सुगम बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नोट कर लेना है पूरा का पूरा नर जनन तंत्र। ठीक है, तो नर जनन तंत्र में हमने पूरा 6 पार्ट्स पढ़े हैं। 6 पार्ट में सबसे पहले हमने देखा कि कौन सी इसकी सहायक ग्रंथियां हैं, कौन सी सहायक नलिकाएं हैं, पहला पार्ट पढ़ा। फिर दूसरा बार हमने पढ़ा जो है वो है स्क्राउटम यानी वृषण कोश के बारे में। तीसरा पढ़ा एपिडिडाइमिस के बारे में। ठीक है, एपिडाइमिस के बारे में पढ़ने के बाद शुक्रवाहिनियों के बारे में पढ़ा। फिर शुक्रवाहिनियों के बाद हमने मूत्र मार्ग के बारे में पढ़ा, पेनिस के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा सहायक ग्रंथियों के बारे में। तो इस तरीके से ये सारे टॉपिक ख़त्म होते हैं, पूरा का पूरा नर जनन तंत्र ख़त्म होता है। आप इसको नोट कर लें। ठीक है, तो ये पुरुष नर जनन तंत्र हो गया, यानी कि नर जनन तंत्र हो गया। इस तरीके से आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर पूरा का पूरा नोट कर लें। सो वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा जनन तंत्र के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।